नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारे इस खास कार्यक्रम संवाद में आपका स्वागत है। इसी हफ्ते देश में बजट पेश हुआ है और बजट पेश होने के बाद कई तरह की प्रतिक्रिया आई। देश भर में कई लोगों ने इसे बेहद सराहा। ये कहा कि यह बजट गांवों के लिए है, किसानों के लिए है, गरीबों के लिए है, मजदूरों के लिए है। बिजली, सड़क और पानी पर खास ध्यान दिया गया है। लेकिन आलोचना करने वाले ये भी कह रहे हैं कि इसमें बड़े आइडिया की कमी है। ये कहना है खुद पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का। लेकिन सरकार ने बजट कैसे बनाया, क्या सोच थी उनकी, क्या सोच रहे थे वो जब उन्होंने मनरेगा के अंदर एलोकेशन को बढ़ाया, सिंचाई की योजनाओं के लिए पैसा दिया, तब सरकार की क्या सोच थी। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए, आम आदमी के कंसर्न्स के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा जी। जयंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, लोग ये कह रहे हैं कि ये बीएसपी का बजट है, बहुजन समाज पार्टी का नहीं, लेकिन बिजली, सड़क, पानी का। नहीं, बिल्कुल सही बात है। बिजली, सड़क, पानी का तो ये बजट है ही, पर जैसे हम लोगों ने बजट के बारे में कहा है, ये गांव गरीब किसान का बजट है, ये देश की उड़ान का बजट है। और इसमें विशेष रूप से हम लोगों ने कोशिश की है कि गरीबों की उन्नति के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए एक बेहतर जिंदगी के लिए और देश की प्रगति के लिए हम लोग ध्यान दें, चिंता करें और जो जो योजनाएं और जो जो हमें उसके लिए राशि का प्रबंध करना पड़ेगा वो हम प्रबंध करेंगे और उस तरीके से देश की बहुत अच्छी तरक्की होगी। सबसे पहले गांव की बात करते हैं जी। गांव की जो सबसे बड़ी फ्लैगशिप स्कीम है, जिसको हम मनरेगा कहते हैं, जिसमें हम ग्रामीणों को रोजगार देते हैं उनके गांव और आसपास के क्षेत्रों में। लेकिन इसको लेकर आपको इसलिए क्रिटिसिज्म हो रहा है, कांग्रेस का कहना ये तो हमारी स्कीम थी। फिर प्रधानमंत्री जी ने एक बार स्कीम के बारे में संसद के अंदर टिप्पणी भी दी, ये भी कहा था कि मुझे लगता है कि कांग्रेस की 60 साल की असफलताओं का स्मारक है। अब कांग्रेस का कहना है कि आप फिर से उन्हीं पॉलिसीज के ऊपर जा रहे हैं जो हमने लागू की थी। ये गलत सोच है। पहले तो अगर आप गांव के स्तर से देखें कि फ्लैगशिप स्कीम्स क्या क्या हैं, तो उसमें मैं तो कहूंगा कि सबसे प्रभावशाली अगर कोई भी स्कीम रही है तो वो माननीय अटल जी की सरकार की जो स्कीम रही है, और वो है ग्राम सड़क योजना। और ग्राम सड़क योजना में हम लोगों ने पिछले साल भी काफी ध्यान दिया और इस बार भी हम लोगों ने बहुत ध्यान दिया है। तो जो यूपीए के समय ग्राम सड़क योजना में 8-9 हजार करोड़ दिए जा रहे थे, उसको हम लोगों ने बढ़ाकर पिछले साल 18-19 हजार करोड़ किया और इस साल फिर 19 हजार करोड़ हम लोग कर रहे हैं। पर साथ साथ क्योंकि हम लोगों ने और सब राज्यों के साथ भागीदारी इसमें की है, तो उनकी तरफ से भी काफी भागीदारी होगी, उनकी तरफ से भी काफी निवेश होगा। तो कुल मिलाकर ग्राम सड़क योजना में इस साल हम लोग 27 हजार करोड़ का हम लोगों ने निवेश का प्रावधान किया है। अब सोचिए इस 27 हजार करोड़ से हम लोग क्या कर सकते हैं। इस 27 हजार करोड़ से हम लोग ये वादा कर सकते हैं, ये हम लोग विश्वास दिला सकते हैं कि हर गांव को, इस पूरे देश में हर गांव को 2019 तक हम शहर से जोड़ देंगे। इतना मतलब एक मैं कहूं प्रभावशाली हम लोग इस कारण वादा दे सकते हैं। तो ये हुई ग्राम सड़क योजना की बात। फिर दूसरे फ्लैगशिप स्कीम के बारे में बात करता हूं कि जिस प्रकार से ग्राम सड़क योजना प्रभावशाली रही है, हम सबकी कल्पना ये है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसमें हम हर खेत में पानी लाएं, उसको भी हम लोगों ने इस बार बहुत बढ़ोतरी दी है। और कुल मिलाकर अगर आप देखें कि सिंचाई के लिए हम लोग कितना निवेश करने वाले हैं इस साल, आपको आश्चर्य होगा कि जो हम लोग सब जोड़ लें तो कृषि सिंचाई योजना में मुझे लगता है कि हम लोग इस साल 40 हजार करोड़ से ज्यादा हम लोग पैसे इसका प्रावधान करेंगे और इसका हम लोग खर्च करेंगे। तो ये हुआ 40 हजार करोड़। फिर मैं आता हूं नरेगा पे, अब क्योंकि फ्लैगशिप स्कीम में 4-5 हैं जिनमें से नरेगा भी है। और नरेगा में इस साल हम लोग 38,500 करोड़ का हम लोगों ने प्रावधान किया है। अब हम लोगों ने इसको किस प्रकार से किया है, जो स्कीम हम लोगों को यूपीए से मिली उसमें कुछ फायदे थे, ठीक है, इससे लोगों को रोजगार मिला, लोगों की आमदनी हुई और कुछ ग्रामीण क्षेत्र में इससे लोगों को राहत मिली। परंतु जो विशेषज्ञ हैं, जिन लोगों ने इसका अध्ययन किया है, उनकी राय ये थी और उन्होंने खासकर आलोचना की कि पहली बात तो ये था कि इसमें लोगों को
भ्रष्टाचार बहुत नजर आ रहा था, बहुत डाइवर्जन हो रहा था, लीकेज हो रहा था। दूसरी बात ये थी कि जो काम हो रहा था उससे ड्यूरेबल प्रोडक्टिव एसेट्स जिसे कहते हैं, गांव में उसमें किसी को कोई खास लाभ फायदा नहीं हो रहा था। तो इसमें यह भी एक परिवर्तन लाना था। और तीसरी बात ये थी कि लोगों को इसमें कन्वीनियंस नहीं था, सुविधा नहीं थी। यानी कि आपने काम किया, 1 महीने बाद फिर जाकर आपका पेमेंट होता, आपका भुगतान होता था। तो ये 3 इसमें बड़ी कमियां थी, इनमें हमने सुधार लाया है। और जो आज के समय नरेगा है, जो आज का नरेगा है वो कल का नरेगा नहीं है। उसमें हम लोगों ने बहुत सुधार लाया है और हम लोगों ने पहले तो उसमें भ्रष्टाचार एकदम खत्म कर दिया है। हम लोगों ने तय किया है कि ड्यूरेबल एसेट्स यानी कि लोग अगर नरेगा में काम कर रहे हैं तो उससे वो पीसीसी सड़क का निर्माण करेंगे, झील का गहरीकरण करेंगे, सामुदायिक भवन बनाएंगे, मतलब ड्यूरेबल एसेट्स को वो लोग तैयार करेंगे। सिर्फ गड्ढे नहीं खोदेंगे, सिर्फ गड्ढे नहीं आलोचना थी कि बदलना जरूरी था और इससे हम लोगों को लग रहा था कि काफी लाभ भी मिलेगा, तो इसको बदल दें। और फिर तीसरी बात यह है कि जिस प्रकार से हम लोग आधार को ला रहे हैं और हम लोग हर पोस्ट ऑफिस में एटीएम वगैरह दे देंगे, तो जो लोगों को नरेगा का भुगतान जो हो रहा है वो सीधा उनके हाथ में, बिना कोई दलाली, बिना कोई बिचौली से वो नरेगा का जो उनका भुगतान है सीधा उनके हाथ में आएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने नरेगा का परिवर्तन किया। ये बहुत दुख की बात है, अत्यंत दुख की बात है कि कांग्रेस के राज में इतने साल गुजर गए, पर तभी भी 21वीं सदी में कई सारे ऐसे गांव थे जिनके पास बिजली नहीं पहुंची थी। तो हम लोग 2018 तक हर गांव में, और ऐसे शायद 18,000 गांव हैं जिसमें बिजली नहीं है, हम हर गांव में बिजली भी लाकर दिखाएंगे और बिजली, सड़क, पानी जिससे आपने आरंभ किया वो हम लोग देकर ही रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल, आपने भ्रष्टाचार की बात की जो मनरेगा के लिए सबसे बड़ा कंसर्न था। अब मैंने ऐसे एग्जाम्पल देखे जैसे छत्तीसगढ़ में सस्ते तौर पर अनाज वहां पर आदिवासियों को दिया जाता है, वहां के रहवासियों को दिया जाता है। वो अनाज ले आते हैं और उसको एक अनाज वाले को देके उसकी शराब ले लेते हैं क्योंकि उनको कैश नहीं मिलता। यहां पर भी इस तरह की दिक्कतें सामने आ सकती है जहां पर आपने उनको इलेक्ट्रॉनिक पैसा ट्रांसफर कर दिया, उनकी जितनी मजदूरी, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, प्रधान ने बोला 500 रुपए मेरा कमीशन, वरना तेरा नाम मस्टर रोल में नहीं आएगा। तो जो इस तरह की भ्रष्टाचार की दिक्कतें हैं, लीकेजेस है, क्या सरकार ने उसके बारे में भी सोचा है? क्योंकि आप तो अब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करने जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है दीपक जी। देखिए, एक क्रांतिकारी कदम, और सिर्फ क्रांतिकारी नहीं, मैं कहूंगा कि एक ऐतिहासिक कदम जो हम लोगों ने लिया है वो ये लिया है कि हम लोग आधार के तहत, आधार के साथ एक सोशल सिक्योरिटी, एक प्लेटफॉर्म हम लोग बनाने वाले हैं। इस सोशल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म में आधार होगा जो बताएगा कि दीपक जी हैं कि नहीं है। ये हम लोग पूरी तरीके से उनका ऑथेंटिकेशन कर पाएंगे। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने पेमेंट सिस्टम जो बैंक का है वो भी हम लोगों ने इससे जोड़ दिया है। बैंक के खाते तो सबके अब खुल ही गए जनधन के कारण। तो अगर दीपक जी आएंगे और कहेंगे कि उनको ये पैसा मिलना चाहिए, उनका ऑथेंटिकेशन होगा और फिर उनके बैंक के खाते में सीधा ये पैसा चला जाएगा। फिर जैसे पैसा उनके पास जाएगा, सोशल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म के ही द्वारा आपके पास, आपके मोबाइल फोन पे एसएमएस आ जाएगा जो बताएगा कि देखिए आपने नरेगा में काम किया, 1,000 रुपए का भुगतान होना था, ये अब आपके बैंक के खाते में चला गया है। वो एसएमएस आपको मिल जाएगा। आप वो एसएमएस देखेंगे, बोलेंगे वाह, हमारा 1,000 रुपए जो था, हमने पिछले हफ्ते जो काम किया था वो हमको आज के दिन अभी मेरे बैंक के खाते में मिल गया है। आप जाइएगा अपने पोस्ट ऑफिस या अपने ग्रामीण डाक सेवक से आप बात करेंगे। पोस्ट ऑफिस 4-5 किलोमीटर दूर है, ग्रामीण डाक सेवक आपके द्वार पे आता है। आप बोलिए हमारा जो 1,000 रुपए आप दीजिए, ग्रामीण डाक सेवक वहीं अपने माइक्रो एटीएम से आपको 1,000 रुपए पहुंचा के दे देगा। इस प्रकार से अब एक दिन में तो नहीं होगा, ये सोशल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म कुछ 1-1.5 साल लगेंगे इसको पूरी तरीके से तैयार करने में, पर मुझे लगता है 2 साल में दूर देहात तक पूरे देश भर में इसको हम लोग लागू करा देंगे। अच्छी योजना है सोशल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म की। अगर 2 साल के अंदर इंप्लीमेंट हो जाती है तो यानी 2019 तक आते आते हम लोग इस बात के लिए कैपेबल होंगे कि हम गांव तक लोगों को एटीएम डाकिए के थ्रू पहुंचा सके, पैसा डाकिए के थ्रू। यही हमारी सोच है, यही हमारी कल्पना है। और इसके साथ दीपक जी एक और चीज जो आपके दर्शकों को जान लेना चाहिए कि हम लोगों ने इस बजट में घोषणा की है कि हम लोग एक स्वास्थ्य बीमा योजना को भी लागू करने वाले हैं। और लोगों को पूरी तरीके से इसको समझ लेना चाहिए क्योंकि ये जो स्वास्थ्य बीमा योजना है ये भी बहुत एक प्रभावशाली, एक क्रांतिकारी कदम है। इसमें क्या होगा कि जो हमारे बीपीएल परिवार हैं जिनको हम लोग अब चिन्हित करते हैं,
तो जो बीपीएल परिवार हैं और करीब 25 करोड़ परिवार हैं देश में, उनमें से 1/3 यानी करीब 8 करोड़ परिवार जो हैं वो बीपीएल परिवार हैं। उनको हम लोगों ने चिन्हित किया है। उनको आज कई सारे, चाहे वो राशन हो या कई सारे और जो सुविधाएं उनको प्राप्त हो रही हैं। इन लोगों को निःशुल्क 1 लाख रुपए तक हेल्थ कवर मिलने वाला है और वो कैशलेस होने वाला है। यानी कि आपका जो आधार, आपकी जो आइडेंटिटी है, वो आधार को तो हम लोग सही कर ही रहे हैं। आप जाएं, अगर आपको कोई दुर्भाग्य से अगर कहीं आपको अस्पताल जाना पड़े, आप अस्पताल जाएं, आप अपना आधार नंबर बताएं और आधार नंबर के तहत पे 1 लाख रुपए तक आपका निःशुल्क इलाज होगा। और ये सरकारी अस्पताल में होगा या प्राइवेट? किसी भी अस्पताल को जो हम लोगों ने जिसको सर्टिफाई किया हुआ है, माने हमारे नेटवर्क में होना चाहिए। मतलब वो सरकारी भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। बिल्कुल। तो क्या ये जो इलाज होगा ये सिर्फ गांवों के अस्पतालों में होगा या वो कस्बे के अस्पताल भी जा सकते हैं, शहर के अस्पताल? वो देश भर में जो अस्पताल होंगे वो एक नेटवर्क से जोड़ दिए जाएंगे। उस नेटवर्क में हर अस्पताल को हम लोग जांच करेंगे, देखेंगे कि सही है, उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी बिलिंग क्या है, और उनका फिर कैशलेस पेमेंट होगा सरकार के द्वारा। जब हम लोग आपकी एलिजिबिलिटी यानी देख पाएंगे कि आपका आधार नंबर क्या है और आपको वो बीपीएल वाले जो सुविधाएं मिलनी चाहिए आपको मिलें कि नहीं मिले, ये जब हम लोग तय कर लेंगे तो सीधा फिर आपको कैशलेस बिलिंग कर लेंगे। और मैं ये भी बताऊं कि जो लोग सीनियर सिटीजन है यानी 60 साल की आयु से ज्यादा है, उन लोगों को सिर्फ 1 लाख नहीं 30,000 और मिलेगा। ये भी आप सोचिए कि देश के भले के लिए, हमारे बीपीएल परिवार के लिए ये कितना बड़ा लाभ होगा। और इसलिए मैंने कहा कि जो बजट है वो गांव के लिए है, गरीब के लिए है, किसान के लिए है, देश की उड़ान के लिए। आपने 1 लाख, एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन इस पे चाहता हूं, जो 1 लाख और 1,30,000 सीनियर सिटीजन का जो अमाउंट है, इसमें इसको आधार कार्ड के हिसाब से दिया जाएगा बीपीएल परिवारों को? जी, आधार कार्ड का देखिए इसमें महत्व क्या है, मैं आपको बताता हूं। महत्व ये है, जब आपका आधार कार्ड होता है तो हम तय कर सकते हैं कि आप दीपक चौरसिया जी हैं कि नहीं हैं। जब आप अस्पताल जाएंगे तो आप कहेंगे ये मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा थंबप्रिंट है या ये मेरा अंगूठा छाप है, और उसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि आप दीपक चौरसिया जी हैं कि नहीं है। जब हमें पता चल गया, हमने वेरीफाई कर लिया कि आप दीपक चौरसिया जी हैं, तब हम जाएंगे और कंप्यूटर के तहत हम देखेंगे कि दीपक जी बीपीएल परिवार के सदस्य हैं कि नहीं हैं। और अगर बीपीएल परिवार के सदस्य हैं तो उनको निःशुल्क 1 लाख का कवर मिलना चाहिए। वो जाएंगे, आपका इलाज होगा, चाहे आपकी अगर हड्डी को टूट गई हो, उसकी सेटिंग करनी हो, उसमें 75,000 रुपए खर्च हो जाएंगे और वो 75,000 रुपए आपको उसकी कोई फिक्र नहीं करनी पड़ेगी, सीधा हॉस्पिटल के बैंक के खाते में सरकार के द्वारा वो चला जाएगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी योजना है। तो क्या इसको सभी बीपीएल परिवारों तक पहुंचाने में, क्योंकि इसके अंदर टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है, इसके अंदर प्रोसेसिंग भी इन्वॉल्व है, कितना वक्त लगेगा? ये बहुत एक आधुनिक नेटवर्क होगा, एकदम वर्ल्ड क्लास नेटवर्क होगा। हम लोगों ने कई विशेषज्ञों से इस विषय पे चर्चा की है, उनकी सलाह ली है, और ये सब सलाह लेकर, ये सब इनपुट लेकर ही हम लोगों ने तय किया है कि एक नेशनल हेल्थ नेटवर्क बनेगा और इस तरीके से ये चलेगा। हम लोगों का अनुमान है कि इस साल इसकी पायलटिंग वगैरह होगी और अप्रैल 1, 2017 तक हम लोग कहीं कहीं इसको लागू करवा देंगे। अगर हम लोग जल्दी कर सकते हैं तो चलिए देखिए, और इससे भी जल्दी किया जा सकता है। पर ये सब जो इम्प्लीमेंटेशन का जो रोड मैप है कि कितने जल्दी और कहां कर सकते हैं और किन राज्यों के साथ कर सकते हैं, ये अब हम लोग कुछ दिनों में इसको पूरी तरीके से पूरी तरीके से तय करके जनता के सामने लाएंगे। आज मैं कह दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के राज्य में, गुजरात में, ये इस टाइप का एक बहुत ही बढ़िया स्कीम चल रहा है और उसी के आधार पे हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग देश भर में इसको ले जाएं। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही लागू किया था जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के। तो यानी इसका मतलब ये माना जाए कि अब आप लोग उन इलाकों को आइडेंटिफाई करेंगे जिसमें फर्स्ट फेज में होंगे, सेकंड फेज में होंगे, थर्ड फेज में होंगे। ये पूरा एक रोल आउट का एक प्लान बनेगा और उसके तहत फिर हम लोग पूरे देश भर में इसको लागू करेंगे। ये गांव की बात होगी। मैं किसानों पर आता हूं। किसानों के लिए सरकार ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही है वो ये कही है कि 5 साल में हम आपकी आमदनी को दोगुना कर देंगे। कैसे? इसमें हम लोग क्या करना चाहते हैं आमदनी दुगना करने के लिए, कि आपको सब हम साधन देना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण साधन तो ये है सिंचाई का। सिंचाई का मैंने बता ही दिया कि किस प्रकार से हम लोग सिंचाई पे ज्यादा खर्च करने वाले हैं। फिर आपको जरूरत है कि आप जाने, जब आप एक फसल नहीं 2 या 3 फसल सिंचाई के कारण अगर आप उगा सकते हैं, कि क्या आप फसल वहां उगाएं।
या क्या उस पे जाकर किस तरीके से और कितना फर्टिलाइजर का प्रयोग करके आपको जो भी कुछ वहां उगाना है आप क्या उगाएं वहां। तो ये हम लोग सॉइल हेल्थ कार्ड के तहत हम लोग ये आपको बता पाएंगे कि अगर आपको यहाँ 1 नहीं 2 या 3 अगर फसल उगानी है तो कौन सी फसल आप उगाएं, ये भी हम आपको पूरी तरीके से सुविधा देंगे सॉइल हेल्थ कार्ड के। फिर जो होता है वो ये होता है कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट, आपको क्रॉप लोन मिलना चाहिए, ऋण मिलना चाहिए। तो ये ऋण जो 8.5 लाख करोड़ हमने कहा है पिछले साल हम करेंगे, इस साल हम 9 लाख करोड़ करने वाले हैं। तो पूरी मात्रा में जो ऋण आपको चाहिए, जो जिसमें कि आप बीज खरीद सकें और सब जो आपको चीजें करनी है आप कर सकें, वो भी हम आपको उसका साधन देंगे। ये हुआ ऋण की बात। फिर आते हैं हम लोग सड़क पे, क्योंकि आप उत्पादन कर रहे हैं, फसल आप काट रहे हैं, फिर आप सड़क का आप फायदा लीजिए। ग्राम सड़क योजना सब जगह हो जाएगी, उस सड़क के माध्यम से आप बाजार अपना फसल आप ले आए। फिर बाजार में हम लोगों ने ये भी किया है कि आप बाजार में कोई पाबंदी नहीं होगी, कोई कंट्रोल नहीं होगा, आपको जहां भी सही बाजार लगे अपने उत्पादन का, अपने फसल का, ई बाजार जो हम लोग कह रहे हैं, आप सब देख लें कि कहां कहां क्या क्या दाम है और उसके अनुसार फिर आप जाकर अपना फसल बेचने लग जाइए। तो ये भी हम आपको साधन दे रहे हैं। साथ साथ हम लोगों ने फूड प्रोसेसिंग में भी बहुत कुछ हम लोगों ने परिवर्तन हम लोग ला रहे हैं। एक तो FDI 100% उसमें हम लोगों ने उसमें छूट दे दी है। हम लोगों ने वेयर हाउसिंग फंड एक तैयार किया है, फूड पार्क्स हम लोगों ने तैयार किया है। तो इस कारण जो आपको, अगर आपको जो फसल का बेचना नहीं हो, चाहे आप टमाटर आप ना बेचना चाहें, अगर आप टमाटर सॉस में उसको बेचें तो वो टमाटर सॉस का भी, और आलू नहीं चिप्स के लिए भी हम लोग आपको साधन देंगे। और फिर मैं ये भी कहूंगा कि हम लोग अपने किसान भाइयों और बहनों को, जिसको कहते हैं ना कि डाइवर्सिफिकेशन, कि आप सिर्फ फसल पे ध्यान न दें, आप इस पे भी ध्यान दें कि आप डेयरिंग में क्या कर सकते हैं, मतलब दूध का क्या उत्पादन हो सकता है, पोल्ट्री फार्म आप चला सकते हैं, फिशरी आप चला सकते हैं, हॉर्टिकल्चर आप कर सकते हैं, यानी फल वगैरह आप उगाएं। इन सब चीजों के लिए भी हम आपको साधन देंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप देखते हैं ये सब चीजों को अगर आप जोड़ते हैं तो आपको नजर आएगा कि हम लोगों ने इतने साधन दिए हैं और इतना हम उन लोगों को सहयोग और समर्थन देंगे कि पूरी अपेक्षा है कि 5 साल के अंदर ही अंदर उनकी आमदनी दुगनी हो जाएगी। एक सवाल इसमें है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो अपना प्रेस रिलीज निकाला था, उन्होंने बजट पे जो प्रतिक्रिया गई थी उसमें उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था कि अगर 5 साल के अंदर आपको आय को दोगुना करना है तो आपकी ग्रोथ रेट जो है वो 14% होनी चाहिए। इसलिए मुझे ये एक असंभव सपना, इम्पॉसिबल ड्रीम लगता है सरकार का। नहीं, देखिए इसमें अच्छी बात उन्होंने पूछी है कि किस तरीके से किया जाएगा, और वही हम उनको बताना चाहेंगे कि अगर आप सिर्फ प्योरली क्रॉप्स पे जाएं, एग्रीकल्चर पे जाएं, जब तक आप कोई क्रांतिकारी चीज वहां नहीं करेंगे तो वो ज्यादा गति से नहीं बढ़ पाएगा। पर हम लोगों ने क्रांतिकारी चीज की है यहाँ कि हम लोग सिंचाई का साधन दे रहे हैं। जब सिंचाई का साधन देंगे तो ये सब जो सोच थी, जो एकदम मैं कहूं एक सीमित सोच थी, उस सीमित सोच को हम लोग बदल देंगे। जब हम फसल की बात करते हैं, यानी क्रॉप्स और जो भी आप उगा सकते हैं उसकी बात करते हैं, परंतु हम और भी तो साधन दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम आपको दूध का उत्पादन, अंडे का उत्पादन, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, ये सब का भी हम साधन आपको देंगे। तो वहां भी काफी उत्पादन होगा, वहां भी काफी कमाई होगी, और इस कारण मुझे लगता है कि ये किया जा सकता है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है सर वो ये है कि प्रोसेसिंग की अगर बात की जाए तो आपने 5 साल का एक वाकफा दिया है। लोग ये भी आलोचना कर रहे हैं कि सरकार तो 2019 तक है, 5 साल किसने देखे। तो ये सरकार ऐसा वादा 5 साल का क्यों कर रही है डबल करने का, जिसकी अकाउंटेबिलिटी उसके पास नहीं है। अकाउंटेबिलिटी तो हमारी हरदम ही है, क्योंकि हम लोग आप लोगों के सामने जाकर आपका वोट मांगेंगे। तो अगर हम लोग कह रहे हैं कि 5 साल में हम आपकी आमदनी दुगना कर देंगे, और अगर 2019 और ये 2022 की बात समझिए, और 2019 में आपकी आमदनी 50% नहीं बढ़ी है, तब तो आप कहिएगा कि भाई आज तक 50% नहीं बढ़ी है तो दुगना की क्या बात कर रहे हैं आप। इतना हिसाब तो सभी कर सकते हैं भाई साहब। बिल्कुल। एक बड़ा सवाल किसानों का ये भी है कि एक बड़ा सरकार का वादा था, बीजेपी के मैनिफेस्टो का वादा था कि किसान जितनी लागत लगाता है उसका 50% मुनाफा उसको दिया जाए, लेकिन एमएसपी नहीं बढ़ पा रही है। ऐसा क्यों? इसके पीछे सरकार की क्या सोच है? देखिए, लक्ष्य क्या है ये हमें समझना चाहिए।
लक्ष्य ये नहीं है कि एमएसपी इतना होना चाहिए, एमएसपी उतना होना चाहिए। लक्ष्य ये है कि आपकी आमदनी बढ़नी चाहिए, और अगर आप गांव में रह रहे हैं तो आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ वो बेहतर होना चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे तो हमने कहा ही कि बिजली, सड़क, पानी वगैरह वगैरह ये सब तो हम लोग इसका प्रावधान करवा ही रहे हैं। साथ साथ आमदनी को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये आपको सब साधन दिए हैं। तो ये हम लोगों का प्लान है, हम लोग इस तरीके से सोच रहे हैं। अगर एमएसपी की जरूरत पड़े तो जी हम लोग एमएसपी का भी प्रयोग कर सकते हैं उस समय, पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम लोग देखें कि हम लोग सस्टेनेबली, मतलब हर साल इस तरीके से साधन दें अपने किसान भाइयों और बहनों को कि उनको लगे कि उनकी आमदनी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रही है और बढ़ती चली जाएगी। तो संवाद में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। टैक्स स्लैब को लेकर अरुण जेटली जी जब लीडर ऑफ अपोजिशन थे तब उनका ये मानना था कि इसको 5 लाख तक होना चाहिए, इनकम टैक्स की छूट 3 से 5 लाख तक की होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कर पाए तीसरे बजट में भी, क्यों? और दूसरा ये कि क्या आपको वाकई लगता है कि एक आम इंसान टैक्स नहीं भरना चाहता है, या एक आम व्यवसायी अपनी? फिर से स्वागत है। एक बड़ा सवाल किसानों से जुड़ा हुआ यह भी है कि कोई बड़ा उद्योगपति, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति है जो विलासिता का जीवन जीते हैं और अरबों रुपए का लोन बैंकों का डका जाते हैं, बैंकों के वो एनपीए हो जाते हैं। लेकिन हमारा किसान या हमारा स्टूडेंट अगर 1.5 लाख का कर्जा लेता है, 2 लाख का कर्जा रहता है, तो भी बैंक उसके सर पे बैठी रहती है। ये एक आम जनता की दिक्कत है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है? नहीं, हजारीबाग में जब भी हम दौरे करते हैं तो बहुत लोग आकर हमसे यही शिकायत करते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। और मैं सब लोगों को तब भी समझाता हूं कि ये एक जुमला है, एक हवा बनाया जाता है इसका, और हवा जो है हमारे विरोधी बनाते हैं। और जब ये आप लोगों को शिकायत दिखती है तो मीडिया वाले भी इसको चलाने लग जाते हैं, अरे भाई देखो क्या हुआ क्या हुआ। पर ये हकीकत नहीं है, ये हवा है। हकीकत क्या है, मैं आपको हकीकत समझाता हूं। हकीकत ये है कि एनपीए हकीकत क्या है, मैं आपको हकीकत समझाता हूं। हकीकत ये है कि एनपीए जिसको कहते हैं वो सब जगह होते हैं, किसानों के साथ भी होते हैं, छोटे मध्यम वर्ग के जो उद्योग हैं वहां भी होते हैं, व्यापारियों के साथ भी होते हैं, और जी हां ये भी है कि उद्योगपतियों के भी कई एनपीए होते हैं। पर बैंक में अगर पैसा आता है, दीपक जी, अगर बैंक में पैसा आता है तो आपको समझना चाहिए वो बैंक में पैसा कहां से आ रहा है। हम सब से आ रहा है, जनता का पैसा है वो। तो अगर जनता का पैसा आप ले रहे हैं, चाहे आप किसान हो या छोटे व्यापारी हो या कोई बड़े उद्योगपति हो, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है और ये बैंक का हक बनता है कि हम फिर बड़ी सख्ती से कार्रवाई करें। और अगर आपने कोई सिक्योरिटी दिया है, कोई गारंटी दी है और फिर आप अपना ऋण नहीं वापस लौटा पा रहे हैं, तो वो सिक्योरिटी या गारंटी जो है उसका हम पूरी तरह से प्रयोग करके हम पूरी लोन को पूरा कर दें। और आज के समय मैंने अभी सदन में इसका जवाब दिया है कि 29 ऐसे उद्योगपति हैं जहां हम लोग उद्योगपति को हटाकर रिप्लेस करके बैंक उस एसेट को, बैंक उस प्रोजेक्ट को ले रही है। दूसरे इशू पर आए। एक इशू कीमतों का भी है। जब बीजेपी सरकार में आई थी तो मैनिफेस्टो में था कि एक प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाया जाएगा। आपने एक फंड भी बनाया, उसके लिए कई करोड़ रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए रखे गए, लेकिन उसके बाद भी दाल की कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई। क्या उस फंड का इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि आम आदमी ये समझना चाहता है? महंगाई बिल्कुल काबू में है, और आप कटोरी को ना देखें, आप थाली को देखें, उससे पेट भरता है इसीलिए। नहीं, आप थाली में बहुत सारे पदार्थ होते हैं, सिर्फ दाल नहीं होती, सब्जी भी होता है, दूध दही होता है, रोटी चावल होता है, तेल होता है, घी होता है, बहुत सारे पदार्थ होते हैं। और अगर आप पूरे घर के खर्चे देखें तो उसमें पेट्रोल डीजल भी आता है, उसमें गैस का सिलेंडर भी आता है, ये सब चीजें, ब्याज जो आपको देना है वो भी आता है। तो अगर आप आंकड़े देखें, ये सही है कि दाल के भाव बढ़े हैं, पर जैसे मैंने बताया अगर आप थाली में देखें तो एक कटोरी में दाल है, दाल के भाव बिल्कुल बढ़े हैं। दाल के भाव 70 रुपए जो थे करीब 2-3 साल पहले, 150 रुपए, कहीं कहीं उससे भी ज्यादा 200 रुपए तक पहुंच गया। और ये बिल्कुल मैं कहूंगा कि बहुत अत्यंत दुख की बात है। हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि दाल के जो भाव हैं उनको हम कम करें, और मैं विस्तार से आपको समझा भी सकता हूं कि दाल के भाव इस प्रकार क्यों बढ़े हैं। पर उस बात को छोड़िए, आप पहले पूरे महंगाई को देखिए। और हम लोग करीब देश में 55 ऐसे बाजार हैं जिनकी हम एवरी
वीक, हर सप्ताह हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि दाम कितने हैं, और उसके आधार पे, उस आंकड़ों के आधार पे मैं आपको पूरी तरीके से आश्वस्त कराना चाहता हूं, आपके दर्शकों को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि महंगाई को अगर आप देखें तो कुल मिला के जो 10% बढ़ रही थी महंगाई यूपीए के जमाने में, आज के जमाने में वो महंगाई सिर्फ 5% बढ़ रही है। और अगर आप आलू का भाव ले लीजिए, प्याज का भाव ले लीजिए, चावल का भाव ले लीजिए, आटा का भाव ले लीजिए, घी का भाव ले लीजिए, अंडे का भाव ले लीजिए, दूध का भाव ले लीजिए, थाली में और सब चीजें देख लीजिए, तो 2-2.5 साल पहले जो मामला था और आज का मामला अगर आप देखें तो बिल्कुल कोई अंतर नहीं आया है। जी हां, दाल में अंतर आया है और कहीं अंतर नहीं आया। और मैं और कहना चाहता हूं कि आप पेट्रोल का प्राइस देख लें, आप डीजल का दाम देख लें, आप और गैस का सिलेंडर का दाम देख लें, ये सब जो दाम हैं ये बहुत कम हुए हैं, ये घटे हैं। लोगों को ये समझना चाहिए कि रुपए जो है वो हर साल बढ़ता चला जाता है। आप बैंक में अगर आप रुपए डालें, तो आपका जो रुपए है हर साल 7-8% तो बढ़ता ही है। तो हमें महंगाई उस नजरिए से देखना है कि महंगाई 7-8% बढ़ रही है कि 4-5% बढ़ रही है। अगर महंगाई 7-8% नहीं बढ़ी है, जहां आपकी तनख्वाह 7-8% बढ़ रही है, आपका बैंक में जो पैसा है वो 7-8% बढ़ रही है, तब 4-5% जब महंगाई बढ़ रही है तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये सफलता है, और ये सफलता हमने हासिल की है। एक और बात इसमें महंगाई के मुद्दे पर जो आती है वो ये आती है कि बार बार आपके क्रिटिक्स ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो पेट्रोल की कीमत गिर गई, $130 प्रति बैरल से 35 पर आ गई, लेकिन आपने उसका फायदा आम जनता को नहीं दिया। राहुल गांधी ने भी ये बात उठाई है। तो ये फिर यही मैं कहूंगा कि एक कुछ अज्ञान बातें हैं, इग्नोरेंस की बातें, क्योंकि हकीकत क्या है कि जो हम लोगों को बचत हुई है, क्योंकि सही है कि कुछ 2-2.5 साल पहले जो ऑयल के जो दाम थे विदेश के बाजार में वो $100 बैरल, $110 बैरल पे थे, और आज के समय करीब $35 से $40 पर बैरल हैं। ये जो बचत हुई है, इस बचत का हम लोगों ने 2 तरीके से प्रयोग किया है। पहली बात तो यह है कि सरकार घाटे पे चलती है, तो सरकार के घाटे को कम करने के लिए, और मैं इसके बारे में आपको थोड़ा और विस्तार से बताना चाहता हूं कि सरकार के घाटे को कम करने के लिए हम लोगों ने जो बचत हुई है उसका थोड़ा बहुत प्रयोग किया है। और हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने सड़कों पे, रेल पे, सिंचाई पे हमने निवेश किया है। ये हम लोगों ने उसका एक दूसरा उसका प्रयोग किया। और तीसरा प्रयोग ये है कि काफी कुछ हम लोगों ने जनता को है दे दिया है, और इसलिए आज के समय डीजल और पेट्रोल के प्राइस कम हो गए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सरकार के घाटे के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, वित्त मंत्रालय में होने के नाते और एक अर्थशास्त्री होने के नाते हमें आप लोगों को समझाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मेरा दायित्व बनता है और ये मेरी जिम्मेवारी है कि आप लोग समझिए कि सरकार की क्या वित्तीय परिस्थितियां। देखिए, पिछले इस साल, इस वित्तीय वर्ष सरकार के खर्चे होने वाले हैं करीब 18 लाख करोड़। सरकार के खर्चे करीब 18 लाख करोड़ होने वाले हैं। सरकार की कमाई जो आप लोग टैक्स वगैरह जो आप लोग देते हैं, वो सरकार की जो कमाई है वो सिर्फ 12.5 लाख करोड़ है। यानी हर साल सरकार 5.5 लाख करोड़ के घाटे पे चलती है। आपकी दुकान चलेगी अगर आप 5.5 लाख करोड़ का घाटा चलेगा? आपका घर चल सकता है ऐसे? सरकार भी ऐसे नहीं चल सकती है। सरकार भी ऐसे नहीं चल सकती। तो अगर सरकार 5.5 लाख करोड़ के घाटे पे चल रही है तो ये पैसा दीपक जी आता कहां से है? कोई फरिश्ते तो नहीं है जो आके हमको ये पैसे देते थे। ये पैसा आता है क्योंकि हम लोग बाजार में जाके बैंकों से और सब जो हमारे सेवर्स हैं, आम जनता से हम लोग वो पैसे उठाकर बाजार में सरकार का ऋण बनाते हैं। सरकार का ऋण भी आज के समय करीब 65 लाख करोड़ बन चुका है। 65 लाख करोड़, और हर साल हम लोग करीब 4.5 लाख करोड़ ब्याज देते हैं इस पे। तो ये जनता को समझ लेना चाहिए। और अगर आप एक चीज आज याद रखें तो ये आपको अवश्य याद रखना चाहिए कि अगर आज हम खर्चे कर रहे हैं तो इस खर्चों को हमारे बच्चों को इसको भुगताना पड़ेगा, क्योंकि ऋण उन पे जाएगा।
और मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि हम लोग सब जिम्मेवार माता पिता हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हम इतना ऋण सौंपे, क्योंकि हम आज खर्चा करना चाहते हैं। इसलिए जिम्मेवार सरकार होने के नाते, अर्थशास्त्री होने के नाते, मैं आपको जिम्मेवारी से कह सकता हूं कि अगर हमें बचत मिली है, क्योंकि ऑयल के दाम कम हुए हैं, तो जो हम लोगों ने किया है कि सरकार के घाटे को हम लोगों ने कम किया है, हम लोगों ने बिल्कुल सही काम किया है, अनुकूल काम किया है। टैक्स स्लैब को लेकर अरुण जेटली जी जब लीडर ऑफ अपोजिशन थे, तब उनका ये मानना था कि इसको 5 लाख तक होना चाहिए, इनकम टैक्स की छूट 3 से 5 लाख तक की होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कर पाए तीसरे बजट में भी, क्यों? और दूसरा ये कि क्या आपको वाकई लगता है कि एक आम इंसान टैक्स नहीं भरना चाहता है, या एक आम व्यवसायी अपनी इनकम को अंडर डिक्लेयर करता है? पहले तो मैं टैक्स स्लैब के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, बिल्कुल हमारा लक्ष्य ये है कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको हम लोग राहत दें और स्लैब को बढ़ाएं, बिल्कुल हम लोग चाहते हैं। पर मैंने आपको अभी आंकड़े बताए। देखिए, वो एक पिक्चर थी, आपको याद होगा, 3 बहुरानियां, जिसमें पृथ्वीराज कपूर जी होते हैं, और उसमें एक गाना है, आपको याद है कि वो गाना है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। फिल्म भी बनी है बाद में इसी नाम से। बिल्कुल, फिल्म भी बनी है। तो आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया है। जब हम लोग घाटे में इस प्रकार से चल रहे हैं और अपने बच्चों को ये ऋण सौंप रहे हैं, तो जो हम लोग करना चाहते हैं कि मध्यम वर्ग के हम लोग स्लैब को बढ़ा दें, वो मैं कहूंगा वो हम करेंगे, जरूर करेंगे। पर पहले हम लोग जो घाटा चल रहा है, जो हम लोग ऋण का जो हम लोगों का एक्यूमुलेशन हो रहा है, इसको हम लोग थोड़ा पहले कम कर लें, क्योंकि ये आपके ही हित में है। तो जब मौका मिलेगा तो हम लोग मध्यम वर्ग के लोगों के लिए, स्लैब के लिए बिल्कुल करना चाहेंगे। अब हम लोग आते हैं दूसरे मुद्दे पे जो आपने उठाया। आपने प्रश्न पूछा है कि लोग टैक्स पूरी तरीके से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आप देखिए कि इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना है, यानी कि अपने जीडीपी जो उत्पादन है हमारा, उस पे अगर हम देखें, अनुपात करें कि हम टैक्स कितना भर रहे हैं, तो हमारे देश में अगर हम पूरा इस तरीके से जोड़कर देखें तो केंद्र के और राज्य के जो टैक्स मिला लें, वो जीडीपी का अगर अनुपात करें तो वो करीब 16-17% है। यानी जीडीपी पे हम लोग 16-17% टैक्स का हम लोग कलेक्शन करते हैं। और सब देशों को अगर हम देखें, चाहे चाइना को देखें जिसमें 21% है, चाहे अमेरिका को देखें जो 25% है, चाहे यूरोप के देशों को देखें, जापान को देखें 34-35% है। तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो जिसको कहा जाता है, वो और सब देशों के मुकाबले में अगर देखें, विकसित देश हों या बड़े और देश हों, तो हम लोग इससे बहुत कम है। तो ये मैं बताऊं बहुत एक चिंता की बात है, क्योंकि जब तक हम टैक्स नहीं लेंगे तब तक हम आप लोगों के लिए सुविधाएं, सेवाएं हम लोग नहीं दे सकते हैं। ये बहुत अत्यंत दुख की बात है। एक ये बात है। फिर दूसरी चीज है कि हम लोगों को देखना चाहिए कि हमारे टैक्स के रेट कितने हैं। हिंदुस्तान में जो टॉप टैक्स रेट है, यानी कि आप अगर 1 करोड़ से ज्यादा अगर आपकी कमाई है, तो आपका टॉप टैक्स रेट कुल मिला के करीब 35% है। आप अमेरिका जाएं, अगर आप अमेरिका जाते हैं और 1 करोड़ अगर आप कमाते हैं, टैक्सेबल इनकम आपकी है, तो आप 35% टैक्स नहीं, दीपक जी, 35% टैक्स नहीं, आप 55% टैक्स भरेंगे। आप इंग्लैंड जाइए, वहां आपको 45% देना पड़ेगा। आप चाइना जाइए, वहां आप 40% देना पड़ेगा। तो हमारे जो रेट हैं वो काफी मॉडरेट है। जब हमारे रेट इतने रीजनेबल और मॉडरेट हैं, तो हमारा टैक्स टू जीडीपी जो है वो कम क्यों है? अब ये बहुत सारे जो अर्थशास्त्री इसके बारे में इन लोगों ने अध्ययन किया है, चिंता किया है, और उनकी राय ये है कि कंप्लायंस हम लोगों के यहाँ कम है। यानी बहुत सारे लोग जिनको टैक्स देना चाहिए वो टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो संवाद में हम बात कर रहे हैं वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा से। उनसे बातचीत जारी रहेगी। ब्रेक के बाद हम उनसे ये भी पूछेंगे कि पीएफ को लेकर सरकार क्या कर रही है। में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक बड़ा सवाल टैक्स के मामले में ब्लैक मनी का भी आता है, डोमेस्टिक ब्लैक मनी या ब्लैक मनी जो विदेशों के अंदर है। इस ब्लैक मनी को लेकर चुनाव के वक्त कई सारी बातें हुई, साथ ही साथ ये भी कहा गया कि कई सारे फिगर्स बताए गए, इतने अरब करोड़ हैं, इतने अरब करोड़। क्या वो जितने भी कैलकुलेट, और हमने जो 2-2.5 साल में देखा सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद जो अमाउंट आया उसके कंपैरिजन में वो बहुत ही छोटा था। तो क्या वो कैलकुलेशंस गलत थी जो करी गई थी उस वक्त, या हाइपोथेटिकल थी?
आपकी सोच ही गलत है, क्योंकि हमारी कोशिश चाहे वो विदेशी काला धन हो या घरेलू काला धन, कभी इस पे नहीं रहता है। हमारा लक्ष्य नहीं रहता है कि कंप्लायंस विंडो जब खुलता है 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, जब कंप्लायंस विंडो जब खुलता है कि हम लोगों को बहुत रकम मिलेगी। ये हमारी सोच कभी नहीं रही है, ना ये हमारा लक्ष्य रहा है। हमारा लक्ष्य अलग रहा है। लक्ष्य हमारा ये रहा है कि हम लोगों को एक मौका दें, एक कानून लाएं और कानून के द्वारा हम बताएं लोगों को कि हम बड़े सख्ती से कार्रवाई करेंगे। जहां भी कहीं काला धन है, चाहे विदेश में हो या घरेली हो, उस पर हम लोग पूरी तरीके से दबाव बना के सख्ती से कार्रवाई करा के रोकेंगे इसको। ये कानून के द्वारा हम लोगों को ये संदेश भेजना चाहते हैं और हम ये भी उनको एक मौका देना चाहते हैं, एक मौका देना चाहते हैं कि कंप्लायंस विंडो खुला हुआ है। आप अभी जो है इसको डिस्क्लोज कर दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए, घरेली हो या विदेशी हो, आप अपना काला धन ले आइए। मौका है, क्योंकि उसके बाद ये कभी ना कहें लोग कि जाती हुई है हमारे साथ, अन्याय हुआ है, कि हमें मौका नहीं मिला। आखिरी सवाल, ईपीएफ को लेकर कई सारी तरह की हलचलें हैं। किस पर लगेगा, ब्याज पर लगेगा, 60% मूलधन पर लगेगा, इसको लेकर कंफ्यूजन है और बड़ा दबाव है कि ये एक मध्यम वर्ग की सेविंग है, तो क्यों ना इसको टैक्स फ्री कर दिया जाए। क्या सरकार इस बारे में सोच रही है या विचार कर रही है, या हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हम लोग विचार कर रहे हैं और जब सदन में बात आएगी, जो फाइनेंस बिल आपको मालूम ही है सदन में आता है, चर्चा होती है, तो हम लोग देखेंगे कि इस पे क्या किया जा सकता है। सब जो इसके बारे में बातें हैं उनका स्पष्टीकरण हम लोगों ने कर दिया है, सब लोगों को समझा दिया है। मैं बस एक बात अंत में आपको इस विषय पे समझाना चाहता हूं कि हमारी सोच इसमें, लक्ष्य हमारी ये थी कि आज के समय प्रोविडेंट फंड यहां है और एनपीएस यहां है, तो हम लोग चाहते थे कि दोनों को बराबर कर दें। तो थोड़ा सा हम लोग प्रोविडेंट फंड को हम लोग नीचे लाए हैं और एनपीएस को हम लोगों ने ऊपर किया है, जिसमें कि ये दोनों पेंशन स्कीम जो हैं ये बराबर हो जाए। इस पे लोगों ने बहुत आपत्ति व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि ये उनके लिए अन्याय नजर आ रहा है और ये गलत है। ये सब अच्छा इनपुट आया है हम लोगों के पास। इन सब बातों पे हम ध्यान दे रहे हैं, चिंता कर रहे हैं और देखिए क्या होता है। मुझे आप ये बताइए कि आपने इतने सरल शब्दों में अर्थशास्त्र को समझाना कैसे सीखा? बहुत समझाना पड़ता है दीपक जी, बहुत समझाना पड़ता है, क्योंकि देखिए आप लोगों ने एक जिम्मेवारी, वहां भी तालियां बज रही हैं। चलिए बहुत बहुत ऐसे सब्जेक्ट पे बहुत धन्यवाद। कम लोग समझते हैं। आप लोगों की दुआएं हैं, आशीर्वाद है। नहीं, ये मैं कहूंगा कि मेरा सौभाग्य है कि जनता ने मुझे एक मौका दिया है कि मैं आप लोगों की सेवा करूं, देश की सेवा करूं, वित्तीय जो मामले हैं इनको थोड़ा बहुत संभालूं। तो जब इतना बड़ा मेरा सौभाग्य हुआ है कि मैं सेवा कर सकता हूं, तो ये मेरी जिम्मेवारी भी बनती है, मेरे दायित्व भी बनता है और मेरा तरीका भी है कि मैं आपके सामने पेश करूं। परिणाम जो होगा वो होगा, पर निर्णय आपको लेना है, आपको तय करना है कि आप लोगों को क्या चाहिए, और फिर मैं सेवक के रूप में आप लोगों के लिए ये करूंगा। चलिए, आपने हमसे बात की और आपके घर में इतने सारे लोग थे, आपको हमने इंतजार कराया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा जी, जिन्होंने बेहद ही सरल शब्दों में ये बताया कि सरकार इस बजट से क्या हासिल करना चाहती है। संवाद में इस बार के लिए इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते एक नई शख्सियत से हम आपको